दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इनो ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपने प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 18 दैट इज डेटा कलेक्शन। और हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा क्या होता है, फिर हमने बात करी थी कि डेटा की हमें क्या जरूरत होती है, राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो सोर्सेज ऑफ डेटा है हम उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा और एक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। फिर हमने समझा था कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं इनटू इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, राइट। फिर उसके बाद हमने बात करी थी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है पिछला वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आई बटन में आपको ऊपर शेयर कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर आप में से किसी ने मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। और जहां तक रही बात आपकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी डेटा को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या दो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम सेकेंडरी डेटा निकाल सकते हैं। एक होता है हमारे इंटरनल सोर्सेज और एक होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज, राइट। अब आज डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी डेटा, अगर हमें प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है तो कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। आपकी बुक में 3 मेथड्स ही दिए गए हैं, तो हम वही 3 मेथड्स ही यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एक दिया गया है आपका ऑब्जर्वेशन, दूसरा है इंटरव्यू मेथड और तीसरा है आपका क्वेश्चनर, ओके। तो चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब आपको किसी को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी वो आपकी क्या प्ले करेगी, आपकी विजन, कि आप किस तरह से चीजों को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वर होता है वो दूर से ही अपने रेस्पोंडेंट्स को या फिर किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करता है और उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड दैट एम्प्लॉयज vision as its main means of data collection. It implies the use of eyes rather than ears and the voice. Observation is accurate watching and noting of the phenomena as they occur with regard to cause and effect or mutual relations. Observation is watching behavior of other persons as it actually happens without controlling it. Thus, recording information without asking question is called observation method, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने आपको बताया, मेजर रोल क्या रहता है आपके विजन का, कि आप किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उस अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर होता है वो दूर से ही ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और उस अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट्स को तैयार करता है या उस अकॉर्डिंग डेटा को नोट करता है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन होता है, या तो ये नेचुरल सेटिंग्स में भी, ये नेचुरल सिचुएशन में भी हो सकता है, या एक सिमुलेटेड सिचुएशन मतलब एक सिचुएशन बनाई जाए उस अकॉर्डिंग भी इसमें ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन ओपनली भी हो सकता है या फिर हिडन कैमरास को यूज करके भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट पीपल आर अनविलिंग और अनेबल टू प्रोवाइड। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है वो जल्दी आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहता है ना। हम लोग में से कोई भी जल्दी किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पर्सन है वो इजिली अपनी चीजों को डिस्क्राइब भी नहीं कर पाता है, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो लेट्स से कोई सेल्स पर्सन है, ठीक है, वो किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट पिच कर रहा है, प्रोडक्ट को समझा रहा है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है।
तो जो उसका बॉस होता है ना, वो दूर से एनालाइज करता रहता है कि किस तरह से वो कंज्यूमर को समझा रहा है, किस तरह से प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है ना। तो यहाँ पे जो बॉस है वो जाके उसे डायरेक्टली कुछ पूछेगा तो है नहीं, वो क्या करेगा, दूर से देखेगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड हेल्प करता है। ठीक है, नाउ लेट्स से कि कोई इन्विजिलेटर या ऑब्जर्वर कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक पर्सन को देखा जो कि रिस्ट वॉच पहना हुआ था। ठीक, अब इंस्टेड ऑफ आस्किंग द पर्सन डायरेक्टली कि उसने कौन सी ब्रांड की वॉच पहनी हुई है, वो क्या करता है, दूर से ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और समझता है कि कंज्यूमर ने किस ब्रांड की वॉच पहनी है। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करके उसको क्या समझ में आएगा, वो क्या इससे इंटरप्रेट करेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर पर्सन को इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर का जो टेस्ट है उसको जानने की कोशिश करता है, दूर से ऑब्जर्व करता है तो उनके बिहेवियर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझने की कोशिश करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ईजी सा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये लिया आपके लिए मैंने एक पिक्चर भी ऐड कर दी थी ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ऑब्जर्वेशन मेथड देख रहे हैं, इसकी आंखें कितनी दूर तक गई हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए, और यहाँ पे ये नोट भी कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। समझ में आ गया होगा भाई हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, The information obtained under this method relates to what is currently happening. It is not complicated by either the past behavior or future intentions or attitudes. देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है वो करंट सिनेरियो की बात करता है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसकी बात करता है। तो इसके ऊपर जो भी पास्ट का बिहेवियर रहा हो या फ्यूचर में जो भी इंटेंशन है उसका कोई भी इस पे इम्पैक्ट नहीं आता। इस पर्टिकुलर मेथड का इससे कोई भी मतलब नहीं होता है कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो सिर्फ क्या देखता है कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट फिनोमेना क्या है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दिस मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पोंडेंट्स विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट। मैंने आपको पिक्चर दिखाई ना, उसमें क्या देखा आपने, दूर से ऑब्जर्व कर रहा है एकदम, है ना। तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट का एक्टिव रोल नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कैसे दी जाती है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल इन स्टडीज विच डील विद सब्जेक्ट्स, that is your respondents, who are not capable of giving verbal reports of their feelings for one reason or the other. तो ये भी हमने डिस्कस भी किया था कि कई लोग ऐसे होते हैं या फिर कोई रेस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉपरली अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, और कुछ रेस्पोंडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को ईजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वहां पे ऑब्जर्वेशन मेथड ही यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, it provides information about the actual behavior of the consumer, hence it affords greater accuracy than other methods. देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि हम आपको ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल बिहेवियर है ना वो सामने नहीं आ पाता है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो इसीलिए यूजफुल होता है कि यहाँ पे रेस्पोंडेंट्स का एक्टिव रोल नहीं रहता है, उनको बताया भी नहीं जाता है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का एक्चुअल बिहेवियर है उसको इजीली एनालाइज भी किया जा सकता है, और जब हम एक्चुअल बिहेवियर एनालाइज कर पाएंगे तो जो एक्यूरेसी रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, चांसेस ऑफ बायस आर लिमिटेड। यहाँ पे जब ऑब्जर्वर ने या फिर इन्विजिलेटर ने खुद ही एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है पर्सन को, तो वो यहाँ पे बायसनेस का कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की या जो भी डेटा को कलेक्ट किया वो रेस्पोंडेंट्स को ऑब्जर्व करके ही कलेक्ट किया है। ठीक है, आई होप मेरिट्स क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, डीमेरिट्स देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि डीमेरिट्स क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड की। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट हाउ कंज्यूमर्स बिहेव, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन एज टू व्हाई कंज्यूमर बिहेव सो। देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड हमको ये तो बताता है कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन
ऑब्जर्वेशन मेथड हमको ये नहीं बताता है कि कंज्यूमर अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसका क्या रीजन है, राइट। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है। कोई शॉपिंग मॉल है और वहां पे दो प्रोडक्ट रखे हैं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, दोनों ही एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज के प्रोडक्ट्स, अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। अब एक ऑब्जर्वर है, वो कंज्यूमर या रेस्पोंडेंट को अपना ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब जो आपका रेस्पोंडेंट है वो प्रोडक्ट एक्स को उठाता है, देखता है और रख देता है, ठीक। फिर वो आगे बढ़ता है, प्रोडक्ट वाई को उठाता है और उसको प्रोडक्ट वाई समझ में आ जाता है, वो उसको परचेज कर लेता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसने क्या देखा कि कंज्यूमर ने प्रोडक्ट वाई को परचेज कर लिया, जबकि दोनों एक्स और वाई सेम टाइप के प्रोडक्ट थे, ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर को ये तो समझ में आ गया कि उसको वाई प्रोडक्ट अच्छा लगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने एक्स प्रोडक्ट को क्यों रिजेक्ट किया, ठीक है। तो ये एक डीमेरिट हो जाती है ऑब्जर्वेशन मेथड की, क्योंकि यहाँ पे हमको ये तो पता चल जाता है कि कंज्यूमर ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन उसकी क्या वजह है, वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसका रीजन हमें नहीं पता चलता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑब्जर्वेशनल डेटा कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। अब यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्या हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब न्यूमेरिक टर्म से बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डीमेरिट हो जाती है कि जो भी ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, Sometimes unforeseen factors may interfere with the observational task. अब हो सकता है ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर या फिर किसी रेस्पोंडेंट को दूर से ऑब्जर्व कर रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे अनफोर्सीन फैक्टर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से वो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, वो पूरी तरह से उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये भी एक डीमेरिट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, at times the fact that some people are rarely accessible to direct observation creates obstacle for this method to collect data effectively. अब यहाँ पे इतना इजी नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व करना, है ना, उसकी एक्टिविटीज को इतना ज्यादा नोटिस करना या फिर उसकी एक्टिविटीज को देख के उस तरह से इंटरप्रेट करना। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, The information provided by this method is very limited. अब जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सब लोगों को ऑब्जर्व कर ले, है ना। एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को या एक किसी पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट को ही वो एक टाइम पे ऑब्जर्व कर पाएगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, जो यहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है, वो लिमिटेड होता है इसीलिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड एंड टाइम कंज्यूमिंग। आई होप ये तो पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, काफी एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। जहाँ पे आपका रेस्पोंडेंट है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा ऑब्जर्व करने में आपको भी ये नहीं पता होता है। तो ये एक डीमेरिट हो जाती है इस मेथड की, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दिस मेथड इज लाइकली टू बी बाइस्ड। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर ने कुछ सोचा हो कि वो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे पर्सन को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन वो सारे पॉइंट्स उसको वहां पे नहीं मिल पाते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं मिल पाता, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ से उस डेटा को फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बायस्ड हो जाती है, जो डेटा कलेक्ट होता है वो थोड़ा बायस्ड हो सकता है, ठीक है। आई होप मेरिट्स डीमेरिट्स की क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन मेथड एंड सर्वे मेथड। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके पूछा गया और बुक में प्रॉपरली मेंशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपरली डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया है इसका, ठीक। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें जो है नेचर। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या बोला गया है, इट इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट नॉन टेक्निकल मेथड। वहीं सर्वे मेथड की बात करी जाए तो इट इज हाईली टेक्निकल मेथड एंड रिक्वायर्स स्किल। देखिए, अगर ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करी जाए तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है और यहाँ पे आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, कोई भी टेक्निकल मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं सर्वे मेथड की बात करी जाए तो यहाँ पे टेक्निकल मेथड अप्लाई भी किया जाता है और स्किल्स की भी जरूरत होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपको एक क्वेश्चनर बनाना पड़ता है और उसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने रेस्पोंडेंट से। तो यहाँ पे स्किल्स की जरूरत इसीलिए है कि आप किस तरह अपने रेस्पोंडेंट से बात कर रहे हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूरेसी। इट अफोर्ड्स ग्रेटर एक्यूरेसी
The data collected through this method gives more convincing results. वहीं सर्वे मेथड की बात करी जाए, there is no dependable method to test the reliability of the questionnaire. तो अगर एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो ऑब्जर्वेशन मेथड ज्यादा एक्यूरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर खुद डेटा को कलेक्ट कर रहा है। लेकिन वहीं सर्वे मेथड की बात करी जाए तो ये किस तरह के क्वेश्चनर बनाए गए हैं, क्वेश्चनर प्रॉपर है या नहीं है, या फिर किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, इसकी नॉलेज नहीं होती है। तो ये मेथड को बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि ये डिपेंडेबल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चनर है उसकी क्वालिटी या वो कितना रिलायबल क्वेश्चनर है इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। द रिसर्चर इज नॉट बाउंड बाय एनी रिजिड पोजीशन, ही कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द प्रॉब्लम। वहीं सर्वे मेथड की बात करी जाए तो दिस मेथड इज नॉट फ्लेक्सिबल एज रिसर्चर्स रोल इज कन्फाइंड ओनली टू क्वेश्चनर। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करी जाए तो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड काफी फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर है या ऑब्जर्वर है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है और उसको अगर लगता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व करने के बाद उसको वो डेटा नहीं रिट्राइव हो रहा है जो उसको चाहिए, तो वो स्विच कर सकता है, दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक, लेकिन अगर वहीं मैं सर्वे मेथड की बात करूं तो ये मेथड हमारा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर का रोल रहता है वो कहाँ तक रहता है, क्वेश्चनर तक। यहाँ पे वो कुछ भी एक्स्ट्रा या अपनी तरफ से कोई भी चीजें नहीं लगा सकता है। जो भी क्वेश्चनर बनाई गई है उसी अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछ सकता है और उसी अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इंटेंसिव स्टडी। This method is suitable for gathering in-depth material and when the subjects of study are incapable of giving verbal reports. वहीं सर्वे मेथड की बात करी जाए तो it is very difficult to get confidential information from the respondent. ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि अगर कोई पर्सन या कोई भी रेस्पोंडेंट, जो यहाँ पे लिखा है ना सब्जेक्ट, उसका मतलब है यहाँ पे रेस्पोंडेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी रेस्पोंडेंट इनकेपेबल है, बता नहीं पा रहा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन मेथड यूजफुल होता है, राइट। लेकिन वहीं सर्वे मेथड की बात करी जाए तो यहाँ पे जो पर्संस होते हैं, रेस्पोंडेंट्स होते हैं, वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को इजीली डिस्क्लोज नहीं करते। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन को निकलवाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, लास्ट पॉइंट हमारा बायस। सो दिस मेथड इज सब्जेक्ट टू पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। लेकिन सर्वे मेथड की बात करें तो दिस मेथड इज नॉट सब्जेक्टेड टू पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो हो सकता है ऑब्जर्वेशन मेथड में बायसनेस हो, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो भी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनको एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है पर्सन को या रेस्पोंडेंट को, हो सकता है वो सारे पैरामीटर्स उनके फुलफिल ना हो पाए, तो वो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें या डेटा को कलेक्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे बायसनेस हो गई। लेकिन सर्वे मेथड की बात करी जाए तो यहाँ पे प्रॉपरली क्वेश्चन एयर्स फॉर्म किए जाते हैं, क्वेश्चन एयर्स बनाए जाते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्वेश्चन एयर के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है कोई भी बायसनेस नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा क्वेश्चन एयर मेथड। इतनी देर से हम बात करते आ रहे हैं सर्वे मेथड में भी क्वेश्चनर बनाते हैं, तो आई होप अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चनर का क्या मतलब होता है। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चनर का मतलब होता है एक प्रॉपरली फ्रेम्ड क्वेश्चंस जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है प्रॉपरली फ्रेम किए जाते हैं, एक सिस्टमैटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग इनको फ्रेम किया जाता है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक, so another method of collecting primary data is collection through questionnaire sent by mail or post। और ये questionnaire जो भी बनाई जाती है हम उसको मेल या पोस्ट के थ्रू अपने रेस्पोंडेंट को सेंड कर सकते हैं और वो हमको फिल करके डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक, the investigator prepares a list of questions pertaining to the nature of the problem under investigation. The printed questions may be sent by mail or post to some selected persons with the request for their replies by return mail or post। अब ये क्वेश्चनर किस लिए बनाया जाता है कि जो भी हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो क्या चीजें फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चनर को प्रिपेयर किया जाता है, पर्सन्स को मेल या पोस्ट किया जाता है और वो डेटा को फिल करके वापस मेल करते हैं या फिर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, so informants are expected to read and understand the questions and rely in the space provided in the questionnaire itself.
The questionnaire is prepared in such a way that it translates the required information into a series of questions that informants can and will answer. So I hope ये तो clear हो गया होगा कि जो भी questionnaire है वो ऐसे फॉर्म में होनी चाहिए, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी फ्रेमिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनको क्लियरली समझ में आए कि हम उनसे क्या पूछना चाहते हैं और वो इजीली उनको आंसर भी कर सकें। ठीक, देखिए ये पर्सन क्वेश्चनर फिल कर रहा है कितना छोटे पेन या पेंसिल से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। अब देखते हैं कि क्वेश्चनर किस तरह के होने चाहिए या फिर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर की। ठीक, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बी एज शॉर्ट एंड एज सिंपल एज पॉसिबल while still covering all relevant information keeping in view of the nature, objective and purpose of research। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारी क्वेश्चनर है वो शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए। अब शॉर्ट और सिंपल का ये मतलब नहीं है कि इतनी ज़्यादा छोटी हो कि जो रिस्पोंडेंट है उसको समझ ना आए और इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी राम कहानी लगे। ठीक है, शॉर्ट हो, सिंपल हो और जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो कवर कर रही हो। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारी क्वेश्चनर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हमारी रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस हमारी रिसर्च का, उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चनर फ्रेम्ड होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव कुछ और हमारी क्वेश्चनर जो है वो अलग फॉर्म की, उसका जो क्राइटेरिया है वो कुछ अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन शुड बी स्पेसिफिक एंड नॉट वेग। अब जो क्वेश्चंस है हमारे वो स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जो आपका रिस्पोंडेंट है उसको समझ ही नहीं आ रहे, उसको क्लियर ही नहीं हो रहा कि आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंश्योर मैक्सिमम रिस्पॉन्स। अब देखिए जब आपकी क्वेश्चनर शॉर्ट होगी, सिंपल होगी, सारी इंफॉर्मेशन को कवर कर रही होगी तो जो आपका रेस्पोंडेंट है उसको समझ में भी आएगा इजीली और वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर भी कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अवॉइड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड साइड इश्यूज। अब जो क्वेश्चन है उसमें कोई इधर उधर की फालतू की बात नहीं होनी चाहिए, जो टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे रिस्पोंडेंट बायस्ड हो जाए। ठीक है, जहां पे वो ऑनेस्टली प्रॉपरली उसका आंसर ना दे पाए, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, मेक इट इजी फॉर रिस्पोंडेंट्स टू गिव द इंफॉर्मेशन दे हैव। तो ये पॉइंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंटेन अ फिल्टर क्वेश्चन टू डिटरमाइन इफ द रिस्पोंडेंट क्वालिफाइज एंड कंट्रोल क्वेश्चंस टू वैलिडेट हिज रिप्लाई। अब देखिए क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो कि थोड़े डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर रिस्पोंडेंट ने पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऊपर कुछ और दिया और नीचे सेम क्वेश्चन या फिर उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है या उससे बेस्ड क्वेश्चन है उसका आंसर कुछ और दिया, तो यहाँ पे वेरिएशन समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चनर्स को इस तरह से फॉर्म करना चाहिए कि यहाँ पे फिल्टर हो सके, चीजें समझ में आए कि रिस्पोंडेंट ने जो ऊपर आंसर दिया और जो नीचे आंसर दिया वो कितना सिमिलर है या उसमें कितना वेरिएशन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको पॉइंट समझा भी रही हूँ तो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में समझा रही हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले ये पॉइंट समझा दिया, फिर ये पॉइंट समझा दिया, फिर ये पॉइंट समझा दिया, ऐसा नहीं ना। एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है और उसको लॉजिकली अरेंज भी करना है। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फैसिलिटेट इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और जो क्वेश्चनर है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसको इजीली इवैल्यूएट किया जा सके, एनालिसिस किया जा सके और रिस्पोंडेंट ने जो भी आंसर्स दिया है उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट भी किया जा सके। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। नेक्स्ट है स्टेप्स इन क्वेश्चनर डिजाइन। अब देख लेते हैं अगर हमें क्वेश्चनर बनाना है तो हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत होती है। ठीक, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डिफाइन क्लियरली व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है, पहले हमें उसे क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
राइट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस द आंसर्स टू विच वुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। फिर जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस अकॉर्डिंग पहले हमें क्वेश्चंस को फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अरेंज द क्वेश्चंस इन लॉजिकल सीक्वेंस मेकिंग श्योर दैट दे आर एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की जरूरत है, सिस्टमैटिक वे में उसको अरेंज करने की जरूरत है, और थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कॉमेडी सा डाल दें, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि जो भी रेस्पोंडेंट को वो क्वेश्चनर मिले उसको थोड़ा इंटरेस्ट आए उसको फिल करने में। ठीक है, मतलब उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, या फिर ऐसी पॉपुलेशन को ही हम ये क्वेश्चनर भेजेंगे जिनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की वो क्वेश्चनर होगी। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्री टेस्ट द क्वेश्चनर ऑन अ पायलट सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट। जब हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हो गए उसके बाद हम क्या करेंगे, पायलट टेस्टिंग करेंगे। पायलट टेस्टिंग क्या होती है, किसी भी चीज को अगर आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले पायलट टेस्टिंग करते हैं, उसको पहले खुद यूज करके देखते हैं, समझ के देखते हैं और देखते हैं कि क्या कमी आ रही है, उसको दूर करते हैं, उसके बाद ही हम मार्केट में कोई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट, तो यहाँ पे भी अगर हमें क्वेश्चनर अपने प्रॉपर रिस्पोंडेंट्स को भेजना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चनर को प्री टेस्ट करके देखेंगे कि अगर हम बंच ऑफ रिस्पोंडेंट्स को ये क्वेश्चनर देते हैं तो वो किस तरह से आंसर देंगे, या फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही जो हमारे मेन रिस्पोंडेंट्स हैं, एक्चुअल रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको ये क्वेश्चनर भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जामिन द रिजल्ट्स ऑफ पायलट सैंपल both from the point of view of ease with which the information gathered can be tabulated and the quality of the information. They redraft the questionnaire to accommodate any necessary changes. ये मैंने अभी आपको समझाया कि इस क्वेश्चनर को हम पहले पायलट टेस्टिंग पे इसलिए रखेंगे, प्री टेस्ट इसीलिए करेंगे देखने के लिए कि ये कितनी इजी है, कितनी आसानी से रेस्पोंडेंट्स इसका आंसर्स प्रोवाइड कर सकता है, और अगर कुछ कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द क्वेश्चनर शुड बी केप्ट टू द मिनिमम रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जो हमारे क्वेश्चनर की लेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए, एकदम प्रिसाइज होने चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए, और वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कवर भी कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट नीड टू बी कवर्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिसर्च ऑब्जेक्टिव taking into account the information already provided by the desk research. Next एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें कि सारे पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, जो भी हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव है उनको राइट डाउन किया जाएगा। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, information already obtained through other means should not be duplicated on the questionnaire unless it needs verification. अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको अदर सोर्सेज से मिली है, हमको उन्हें क्वेश्चनर पे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर जब तक हमको लगता है कि इसकी हमें वेरिफिकेशन की जरूरत है। मतलब कि अगर हमें कोई दूसरे सोर्सेज से कोई इन्फॉर्मेशन मिली और हमको लगता है कि इसको वेरीफाई करने की जरूरत है, तभी हम उसको अपने क्वेश्चनर पे लिखेंगे। ठीक, सो आई होप स्टेप्स भी क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चनर के। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग क्वेश्चनर्स। अब क्या क्या पॉइंट्स को याद रखना चाहिए जब भी हम कोई क्वेश्चनर को बनाते हैं। ठीक, पहला क्या कह रहा है, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड करेक्ट। जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चनर में क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, वो सिंपल और करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी फॉल लैंग्वेज को नहीं यूज करना चाहिए, ना ही कोई ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करना चाहिए जो कि रेस्पोंडेंट्स ना समझ पाए। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द क्वेश्चन शुड बी सच एज एलिसिट शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन शुड नॉट हर्ट द पर्सनल फीलिंग। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो कि किसी भी पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट करे। ठीक, नेक्स्ट है केयर ऑफ पर्सनल सीक्रेसी। देखिए, जैसे बिजनेस में बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह रिसर्च में भी रिसर्च एथिक्स होती हैं। और रिसर्च एथिक्स क्या कहती हैं कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और अपने रेस्पोंडेंट से कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो उनकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना जरूरी होता है। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज। तो ये मैंने भी आपको बताया ही था कि जो भी आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, कोई भी फाउल लैंग्वेज नहीं यूज करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो भी एक लिमिटेड नंबर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दे दो कि जो आपका रेस्पोंडेंट है वो क्वेश्चंस का आंसर देते देते थक जाए या फिर बहुत ज्यादा बोर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन शुड नॉट बी रिपीटेड। जो क्वेश्चंस हमारे वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड नॉट इन्वॉल्व टेक्निकल आंसर्स, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी हो या वहां पे उनको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत हो, ठीक है, क्योंकि हर रेस्पोंडेंट के पास इतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं होती है, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन शुड बी सप्लीमेंट ईच अदर। अब जो हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करें, मतलब इंटरलिंक्ड होने चाहिए। थोड़े ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है। एक पैटर्न ही होना चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट बोल रहा है मेंशनिंग द एक्ट पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी एक्ट के अकॉर्डिंग की जा रही, किसी एक्ट के अंडर की जा रही है, तो इसके बारे में क्वेश्चनेयर में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इस बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर इस एक्ट को वायलेट किया जाएगा तो पनिशमेंट भी दी जा सकती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन द क्वेश्चनेयर। मतलब कि जो हमारी क्वेश्चनेयर है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, ठीक है, इजिली किसी के रीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर। देखिए 4 टाइप की क्वेश्चनेयर होती है हमारी। एक होता है हमारा सिंपल चॉइस, दूसरा है मल्टीपल चॉइस, तीसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चंस और चौथा है हमारा सिमेंटिक या लिकर्ट स्केल क्वेश्चंस, ठीक। तो अगर मैं सिंपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट को सिर्फ 2 चॉइस दी जाती हैं, जैसे कि यस, नो, राइट, रॉन्ग, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, डू यू यूज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, आंसर यस और नो में, ठीक है। ये हमारी हो गई सिंपल चॉइस, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस। अब मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि आपको 2 से ज्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं और वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी प्रेफरेंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक। इट आस्क्स द रेस्पोंडेंट टू चूज बिटवीन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट माइट इन्फ्लुएंस हिज प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, which brand of toothpaste do you use regularly? ऑप्शन 1 है कोलगेट, ऑप्शन 2 है बियांका, ऑप्शन 3 है पेप्सोडेंट एंड ऑप्शन 4 है नीम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं वो ज्यादा दिए जाते हैं जिससे पता चल सके कि आपकी प्रेफरेंस किस पे है या जिससे आपकी प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे रेस्पोंडेंट फ्री होता है लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है कि उसको येस और नो में सेलेक्ट करना है या फिर जो फॉलोइंग ऑप्शंस दिए हैं उनमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो फ्री रहता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर सकता है, लिख सकता है, ठीक है। लास्ट है हमारा लिकर्ट स्केल क्वेश्चन या सिमेंटिक स्केल क्वेश्चंस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आप कोई मॉल जाते हैं जब, ठीक है, और वहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और जब आप बिलिंग कराने जाते हैं तो वहां पे वो आपसे कहते हैं कि प्लीज रेटिंग्स प्रोवाइड कर दिए, है ना, रेट कर दिए। तो वहां पे आप देखते हैं ना ऑप्शंस ऐसे दिए रहते हैं, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बैड, वेरी बैड, और आपका जैसा एक्सपीरियंस रहता है, जिस हिसाब से आपका सेटिस्फैक्शन होता है उस अकॉर्डिंग आप वहां पे रेट प्रोवाइड कर देते हैं, रेटिंग्स दे देते हैं, राइट। तो यही होती है हमारी लिकर्ट स्केल जहां पे बेसिकली हम रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिस हिसाब से हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल रहता है उस अकॉर्डिंग हम रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जांपल ने क्या दिया है, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट सर्विस यू आर गेटिंग फ्रॉम द बैंक, और ये इसके रेटिंग्स प्रोवाइड करने को कहा है, ठीक। नाउ in case of multiple choice and semantic questions presented, provision should be made for any other or specify because none of the choice may fall with his response। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो multiple choice questions होते हैं हमारे, जो कि ये हैं, और जो हमारे semantic questions हैं, इनके साथ हमको एनी अदर या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए कॉलम देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रेस्पोंडेंट का जो भी रिस्पॉन्स है वो इनके अकॉर्डिंग ना हो, ना भी उसका जो भी आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग हो, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इजिली मेंशन कर सके, रख सके, इसलिए वहां पे एनी अदर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया।
और ये टॉपिक भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले, डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनेयर। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ क्वेश्चनेयर लाइज इन देयर यूनिफॉर्मिटी, दैट इज ऑल द रेस्पोंडेंट्स सी एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो हमारी क्वेश्चन रहती हैं वो सभी के लिए सिमिलर रहती है, हर एक रिस्पोंडेंट के लिए सिमिलर रहती है, तो इसलिए उसमें यूनिफॉर्मिटी भी रहती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज एन इनएक्सपेंसिव मेथड रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द यूनिवर्स। ये पर्टिकुलर मेथड इतना कॉस्टली नहीं है क्योंकि आप इसको इजीली अपने रेस्पोंडेंट्स को मेल भी कर सकते हैं, है ना, और अगर आप मेल कर सकते हैं तो आप लार्जर एरिया को भी कवर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फ्री फ्रॉम बायस ऑफ द इंटरव्यूअर एज द रेस्पोंडेंट्स आंसर द क्वेश्चन इन हिज ओन वर्ड्स। ठीक है, ये तो पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेस्पोंडेंट्स हैव इनफ टाइम टू थिंक एंड आंसर। क्या तो ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चनर भेज दी गई और आज बोला क्वेश्चनर भेज रहे हैं और कल कह दिया आंसर्स प्रोवाइड करके भेज दिए। थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ताकि जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं वो प्रॉपरली सोच समझ के आंसर्स को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो वो ऑनेस्टली और प्रॉपरली आंसर्स भी दे सकते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ड्यू टू इट्स लार्ज कवरेज रेस्पोंडेंट्स लिविंग इन डिस्टेंट एरियाज कैन आल्सो बी रीच्ड कन्वीनियंटली। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसकी डीमेरिट्स को। पहला पॉइंट क्या कह रहा है डीमेरिट में, कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन रेस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या होता है कि हमारा जो रेस्पोंडेंट है वो एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमें फिल करवाना है तो जो हमारा रिस्पोंडेंट है अगर वो एजुकेटेड ही नहीं हुआ या फिर वो हमको प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करेगा तो क्या हम कभी भी इस क्वेश्चनर को फिल करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी डीमेरिट हो जाती है क्योंकि जो अनएजुकेटेड पर्सन है हम उनसे प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंट्रोल ओवर क्वेश्चनर में बी लॉस्ट वंस इट इज सेंट। अब आपने जब क्वेश्चनर्स को अपने रेस्पोंडेंट को सेल कर दिया तो यहाँ पे क्वेश्चनर पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगुअस रिप्लाईज और ओमिशन ऑफ रिप्लाईज ऑल टुगेदर टू सर्टेन क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चनर को सेंड कर दिया और जो आपका रेस्पोंडेंट है उसने हो सकता है कुछ आंसर सही से ना दिए हो या फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को ही स्किप कर दिया, उनके आंसर्स ही ना प्रोवाइड किए हो, तो ये भी एक डीमेरिट हो गई क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपरली डेटा नहीं मिल पाया। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर विलिंग रेस्पोंडेंट्स आर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। अब ये भी बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है समझना कि जिसको भी हम ये क्वेश्चनर भेज रहे हैं, जो भी हमारा रिस्पोंडेंट है, क्या वो प्रॉपरली हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रिसर्चर को तो पता नहीं है कि वो जो भी क्वेश्चन है जिस रिस्पोंडेंट को भेजा है फिल करने के लिए उसी रिस्पोंडेंट ने इसको फिल करी है या जो रिस्पोंडेंट है वो प्रॉपरली हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी डीमेरिट हो जाती है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे रेस्पोंडेंट और रिसर्चर का कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। राइट, लास्ट पॉइंट है इसमें, क्वेश्चनर डू नॉट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चनर की सबसे बड़ी डीमेरिट यही है कि जो भी आपने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं सिर्फ आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर रिसर्चर कलेक्ट करना चाहे तो वो यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो आपका रेस्पोंडेंट है वो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको देगा जो कि आपके क्वेश्चनर्स में मेंशन है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आज का हमारा सेशन भी यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक ही आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स बचता है, वो है इंटरव्यू। उसके बाद हम आगे सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी मैं, आप सबके मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम आपकी वीडियोस बहुत हेल्प कर रही हैं, आपने बहुत इजी कर दिया है, हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे ये सब पढ़ के सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग वीडियोस लाइक ही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? अब अगर इतना वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करना बनता है ना, एटलीस्ट आप मुझे भी तो मोटिवेट कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं आगे वीडियोस कैसे बनाऊंगी। तो अगर आप सबको वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं तो लाइक करा करिए,
कोई शर्म वाली उसमें बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे कुछ भी नहीं चार्ज कर रही हूँ लाइक करने का, सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि अगर आपको सीरियसली वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि जो मैं एफर्ट कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए अच्छा है और आपको उससे हेल्प हो रही है, तो मेरे ख्याल से लाइक करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।